सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। आप हैं सुभाष सैनी के साथ और सब कुछ जानो यूट्यूब चैनल पर। प्रिय साथियों, भारत के इस मुस्लिम दोस्त ने क्यों तैनात की तुर्की खान मिसाइल और जाने कैसे बढ़ी चीन की टेंशन। तो हालांकि बात यह है कि भारत का जो दोस्त है वो कौन सा दोस्त है और कौन देश है, उस देश के बारे में चर्चा करेंगे। कब उसकी स्थापना हुई थी और काफ़ी चीज़ें उस देश के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या तथ्य है। तो हालांकि ये खबर क्यों चर्चित हुई, इस खबर के लिए जो है हम जानेंगे कि ये जो चीन के लिए टेंशन का काम बढ़ना और भारत का मुस्लिम दोस्त है इंडोनेशिया, और इस इंडोनेशिया के बारे में हम जो है जानेंगे कि क्या आखिरकार क्यों उन्होंने अपनी जो है मिसाइल डेवलप की और कैसे की, इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उन्होंने डेवलप की। तो भारत के एक मुस्लिम देश जो चीन है के साथ तनाव के बीच तुर्की एक बैलिस्टिक मिसाइल जो सिस्टम को तैनात किया है। यह तैनाती इस क्षेत्र में काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि चीन को छोड़ बाकी पड़ोसी देश के पास ऐसी ताकत नहीं है। तो हालांकि ये जो मिसाइल है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, इस तरीके से जो काफ़ी कंट्री हैं, तो ये हम इस मैप के माध्यम से भी समझेंगे कि मैम इंडोनेशिया कहाँ पड़ता है और किस डायरेक्शन पर है। तो इसी के जानते हैं कि आगे, और क्योंकि चीन को छोड़ बाकी पड़ोसी देश के पास ऐसी ताकत नहीं है कि जो, हालांकि ये जो मिसाइल डेवलप की है ऐसी मिसाइल चीन के पास है, भारत के पास है, और इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो आर्थिक व्यवस्था भी जानेंगे कि किस तरीके से कितनी आर्थिक व्यवस्था है। तो आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये वर्ल्ड मैप है और यहाँ इंडोनेशिया है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत का मैप है। जो आप देख रहे हैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की लेफ्ट साइड में भारत, श्रीलंका, ये जूम करके थोड़ा सा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच में इंडोनेशिया है, और यहीं इसका जो कहानी है वो गठित होती है कि जो किस तरीके से उसने विवादों के बीच ये आया है इंडोनेशिया। ग्लोब में अगर हम देखेंगे तो ग्लोब के माध्यम से ये वर्ल्ड ग्लोब है, और इंडोनेशिया इंडियन पैसिफिक और पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच में इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया एक काफ़ी ऐसी कंट्री है, काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल कंट्री है, और इस कंट्री के थोड़े से हम मैप भी दिखाएंगे और इमेज भी हो सकता है कि वो भी हम आपको दिखाएं। तो इसी के बारे में जानते हैं कि जो ये क्यों चर्चित हुआ। तो चीन की आक्रामक और नीतियों ने पूरी दुनिया को आतंकित किया हुआ है। हालांकि ऐसा ये वर्ड क्यों आया आतंकित, कि आतंकिक एक ऐसा है कि जब ज़्यादा आतंक अति हो जाती है ना, उस बीच में एक आतंकी वर्ड को ये लिया गया है। तो चीन जो है इंडोनेशिया के सही अपर साइड चीन है, बिल्कुल उत्तर दिशा में, और ये चीन का जो सीमा है
पैसिफिक ओशियन और इंडोनेशिया के अपर में यह चीन सीए लगता है, चाइना सीए। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया ने ये डेवलप की है और इससे भारत को भी फायदा होगा। जो इंडोनेशिया ने डेवलप की है मिसाइल, इससे भारत को भी फायदा होगा। तो आइए अब जानते हैं, पूरी तरीके से इसको कंप्लीट पढ़ते हैं, उसके बारे में फिर समझेंगे। तो चीन की आक्रामक नीतियों ने पूरी दुनिया को आतंकित किया है। इसमें सबसे पहले अधिक परेशान दक्षिणी चीन सागर से सटे हुए देश हैं। ऐसे में चीन की जो आक्रामकता से बचने के लिए इनमें से कई देश अपने सैन्य तैयारियों को बढ़ा दिया है। इन्हीं में एक दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। हालांकि इंडोनेशिया से पाम ऑयल भारत आता है और भारत परचेज करता है, और इंडोनेशिया में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो भारत से व्यापार करता है। और कुछ समय पहले भारत और इंडोनेशिया के जो आपसी संबंध कुछ खराब हो गए थे, तो हाल ही पुष्टि में जो है अब ठीक है। तो इंडोनेशिया ने पूर्वी कालीमंतन में चुपचाप तुर्की की कम दूरी की खान बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि तुर्की के खान मिसाइल सिस्टम की तैनाती के एक महत्वपूर्ण कदम है जिसने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल दिया है। इंडोनेशिया में बदला भू राजनीतिक समीकरण क्या है? सैन्य जानकारों के कहना है कि इस क्षेत्र में अभी तक किसी भी देश के पास आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता नहीं थी। अब इंडोनेशिया ने खुद को एक त्वरित प्रतिक्रिया और सटीक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से लैस कर लिया है। ऐसे में इससे क्षेत्रीय प्रतिरोध और हथियारों की दौड़ में वृद्धि देखी जा सकती है। तो साथियों, कुछ समय पहले थाईलैंड और दूसरी कंट्री थी थाईलैंड, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, बताएंगे। तो उन दोनों कंट्री का आपस में झगड़ा हो गया था एक शिव मंदिर के ऊपर। वो शिव मंदिर पुराना मंदिर था, तो हालांकि उन दोनों के बीच में जो है झगड़ा हो गया था। दोस्तों, अगर आपको याद आ जाए तो बताना, ज़रा कमेंट्स करना। तो दक्षिणी चीन के अब बात यह है कि हर कंट्री ये चाहती है कि अपनी सीमा विवाद में कम होने की वजह से अपनी सीमाओं की रक्षा करता है हर देश। तो हालांकि इस बीच में अब हर कंट्री अपनी अपनी सीमा सुरक्षा करना चाहती हैं। तो जो दक्षिणी चीन में चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए इसमें जो तथ्य हुए हैं, इंडोनेशिया अब किसी भी कीमत पर चीन के दबाव में नहीं आने वाला। अपने हितों की रक्षा करने के लिए वो सबसे ज़्यादा तैयार है। तो इंडोनेशिया का यह कदम भू राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, क्योंकि उसने पारंपरिक पश्चिमी देशों पर निर्भरता को कम कर तुर्की जैसे साझेदारों के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ाया है। इसमें वैश्विक स्तर पर इंडोनेशिया की मजबूती होगी। इंडोनेशिया का मानना है कि उसका पूर्वी कालीमंतन क्षेत्र दुश्मन के प्रत्यक्ष हमले को लेकर काफ़ी संवेदनशील है। इसके अलावा यह यहाँ से प्रमुख उत्तरी समुद्री मार्गों से गुजरने के कारण यह रणनीति के रूप में अहम इंडोनेशिया की नई राजनीतिक नुसांतरता भी इसके अलावा जो इलाके में आते हैं। और होता क्या है कि इंडोनेशिया के पास जो सीए, हमने पैसिफिक सीए दिखाया, मैप में दिखाया था, हालांकि फिर दिखाते हैं, यहाँ से चाइना काफ़ी व्यापार करता है और काफ़ी कंट्री व्यापार करती है। तो जो चाइना के समुद्र जहाज है वो यहाँ गश्त करते रहते हैं। तो हालांकि इसी को देखते हुए इंडोनेशिया ने सोचा कि भाई अपनी सीमा को
सुरक्षा करनी चाहिए। तो हर कंट्री अपनी अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाते हुए कदम उठा रही हैं। तो खान मिसाइल सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो खान मिसाइल सिस्टम को तुर्की के हथियार निर्माता रॉकेटसन ने विकसित किया है। इस मिसाइल की रेंज 280 किलोमीटर है। इंडोनेशिया मिसाइल कंट्रोल रिजीम का हिस्सा नहीं है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार तुर्की उसे 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के मिसाइल सिस्टम को नहीं बेच सकता। हालांकि अभी इससे क्या है कि तुर्की की इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ग्रो करेगी और तुर्की ने इस सिस्टम को इंडोनेशिया को बेचा। तो जो इंडोनेशिया ने उसको परचेज किया है कितने भी ही दामों पर, लेकिन उससे क्या है कि तुर्की की आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी। तो तुर्की इस सिस्टम को इंडोनेशिया को बेच दिया। तो अभी इसमें क्या है कि तुर्की की आर्थिक व्यवस्था इसमें डेवलप करेगी। इसी तरीके से तुर्की हर सिस्टम को, जो भी डिफेंस सिस्टम है वो इंडोनेशिया को बेचेगा। तो इससे क्या है कि तुर्की की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो खान मिसाइल सिस्टम को पहली बार कालीमंत के टेंगोरोंग में इंडोनेशिया की सेना के रायपुर योनामाड 18 बेस पर देखा गया था। तो चीन की जो बड़ी इसकी टेंशन ऐसे विवादित क्यों हुआ? तो इंडोनेशिया में जो चीन के प्रमुख के बीच सीमा विवाद दक्षिणी चीन सागर है, खासकर नटूना द्वीप समूह के आसपास से चीन दक्षिणी चीन सागर के एक बड़े हिस्से पर नो डैश लाइन के माध्यम से दावा करता है, जो इंडोनेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के साथ ओवरलैप होता है। तो इंडोनेशिया चीन के दावों को मान्यता नहीं देता। अपने EEZ में चीनी मछली पकड़ने वाली नौकाओं द्वारा घुसपैठ का विरोध करता है। यही कारण है कि चीन का सामना करने के लिए इंडोनेशिया तेजी से अपने सैन्य ताकत को बढ़ावा दे रहा है। भारत के साथ इंडोनेशिया का इतिहास जुड़ा हुआ है 300 ईस्वी पूर्व की वो दौर जब सम्राट अशोक का राज था। उस दौर में इंडोनेशिया के अंदर भी हिंदू साम्राज्य का राज था। जावा और सुमात्रा यहाँ के दो सबसे बड़े द्वीप हैं। इन्हीं पर हिंदू राजाओं जो साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, ये हिंदुस्तान के असर में हुआ। समंदर के रास्ते भारत के व्यापारी अपना माल वहाँ लाते ले जाते थे। उनके साथ साथ हिंदू धर्म भी वहाँ पहुँचा। फिर कुछ वक्त वहाँ बौद्ध साम्राज्य भी हुए। लंबे वक्त तक इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध के जो राजाओं का शासन रहा। 7वीं शताब्दी से इंडोनेशिया द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र रहा। जब श्री विजय राजशाही के दौरान चीन और भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे, तो स्थानीय शासकों ने धीरे धीरे भारतीय सांस्कृतिक, धर्म और राजनीतिक प्रारूप और अपनाया और कालांतर में हिंदू और बौद्ध राजाओं जो राजा थे वहाँ राज्यों का उत्कर्ष हुआ। इंडोनेशिया का इतिहास विदेशियों से प्रभावित रहा, जो क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की वजह से खींचे चले आए। तो हालांकि 11वीं सदी आती है और भारत मुस्लिम व्यापारिक अपने साथ इस्लाम लाए। यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं साथियों। जब 11वीं सदी में भारत से मुस्लिम व्यापारी अपने साथ इस्लाम लाए और यूरोप शक्तियाँ यहाँ के मसाला व्यापार में एकाधिकार को लेकर एक दूसरे से लड़ी। इस्लाम के आने के बाद मुस्लिम साम्राज्य भी आने लगा। तो 1511 में जब पुर्तगाल है एक
कंट्री। जो पुर्तगालियों ने इंडोनेशिया को जीता, यानी कि यहाँ भी आपस में इनका युद्ध हुआ था, तो इसमें पुर्तगाल और इंडोनेशिया दोनों के आपस में लड़ाई हुई थी। तो पुर्तगालियों ने इंडोनेशिया को जीत लिया था। तब यहाँ मुस्लिम सुल्तान का ही शासन था। 350 साल के डच उपनिवेशवाद के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता हासिल हुई, तो 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया को नीदरलैंड से आज़ादी मिली। अब आप समझ सकते हैं साथियों, यहाँ पुर्तगालियों की बात हुई थी। जब जो पुर्तगाली थे वो नीदरलैंड कहा जाता था उसको। जब 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया को नीदरलैंड से आज़ादी मिली, तो आज़ादी के बाद पहले राष्ट्रपति बने सुकर्णो, इनके ही नेतृत्व में इंडोनेशिया ने आज़ादी हासिल की थी। मगर फिर विद्रोह होने लगा कि सिस्टम उलट पुलट हो जाएगा। तब सुकर्णो ने एक किस्म का सैनिक राज शुरू कर दिया, तानाशाह बन गया। यही सिस्टम वह चलता रहा। साल 2004 में आखिरकार यहाँ लोकतंत्र आया। पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुए और जनता ने अपना शासन के साथ शासक चुना। तो साथियों, राष्ट्रीय स्मारक या मोनास यहाँ के लोगों की स्वतंत्रता प्राप्त करने की दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। 137 मीटर लंबे संगमरमर से बने स्मारक स्तंभ के शीर्ष पर एक ज्योति है, जिस पर 35 किलो स्वर्ण की कोटिंग है। इंडोनेशिया का प्राचीन भारत में जो संबंध रहा, आज भी यहाँ के त्योहारों में भारतीय की एक झलक दिखाई पड़ती है। यहाँ प्राचीन हिंदू मंदिर भी हैं जो इस बात की गवाही देते हैं। देश में बड़ी संख्या में भारतीय बसते हैं। यहाँ की मुख्य भाषा इंडोनेशिया है और अन्य भाषाओं में भाषा जावा भाषा, पाली भाषा और सुंडा भाषा, मधुरा आदि भी हैं। तो प्राचीन भारत का नाम काफी था, जिसमें देश के प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ हैं। आज दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी यहीं रहती है। अपनी इस्लामिक आबादी के बावजूद ये सेकुलर हैं। ये अपने लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देते हैं। दुनिया के सारे इस्लामिक देश मुकाबले कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं। इंडोनेशिया की धर्म सहिष्णुता मिसाल के लायक है। यहाँ के मुसलमानों और हिंदुओं के मन में दूरियां नहीं हैं। जावा में कई हिंदू और बौद्ध मंदिर भी हैं। योग्यताकर्ता में कठपुतली बनाने का काम करने वाली वायुदी सहस्त्र दिनिमा जावा को सहिष्णुता के शहर कहते हैं। दूसरे लोगों की तरह वहाँ भी रोज, यानी कि जो मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ हर जगह रोज़ा रखते हैं, तो यहाँ भी दूसरे लोगों की तरह रोज़ा रखते हैं और कठपुतलियाँ बनाते हैं। यानी कि यहाँ कठपुतलियाँ बनाने का ज़्यादा काम है। और वह कहते हैं कि मेरे लिए धर्म और संस्कृति अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमने आपको बताया था साथियों कि वहाँ की संस्कृति और काफ़ी वस्तुएं ज़्यादा अधिक प्रचलित है। तो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, इंडोनेशिया एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों का भूमिका है। इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और G20 में से एक अर्थव्यवस्था है जो 2010 में इंडोनेशिया का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद नामात्र लगभग 706.73 अरब डॉलर था।
सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक 46.4% योगदान उद्योग क्षेत्र, इसके बाद सेवा क्षेत्र 37.1% और कृषि क्षेत्र में 16.5% योगदान करता है। 2010 से सेवा क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से अधिक रोजगार दिए गए। हालांकि कृषि क्षेत्र सदियों तक प्रमुख नियोक्ता था। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2010 में इंडोनेशिया 27वें सबसे बड़े निर्यातक था। तेल और गैस, विद्युतीय उपकरण, प्लाईवुड बोलते हैं, रबर और वस्त्र मुख्य निर्यात हैं। मशीनरी और उपकरण, रसायन, ईंधन और खाद्य पदार्थ इंडोनेशिया का मुख्य आयात है। तो हालांकि जब जो झाड़ू की सीख होती है वो काफ़ी इंडोनेशिया से भारत व्यापार करता है। तो साथियों ये अपडेट थी और इस अपडेट के अकॉर्डिंग जो हमने आपको ये बताया है कि इंडोनेशिया के बारे में, इंडोनेशिया काफ़ी उसकी इकोनॉमी में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो हालांकि साथियों ये अपडेट थी और जैसे भी आगे नई अपडेट आती है और फिर आपको अपडेट के माध्यम से बताया जाएगा, वीडियो के माध्यम से। तो साथियों इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना साथियों, अच्छे लगे, और बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।